अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जहां से आप मेरी आने वाली और भी वीडियोस को भी कैचअप कर सकते हैं। साथियों याद रहे, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो आप मेरी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका विजय कुमार लेके आया है आपके लिए नया चैप्टर का नाम है संस्कृतियों का टकराव। तो बेसिकली हम इसमें बहुत सारे कल्चर्स के बारे में बात करेंगे और हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों मैंने इसके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें लेके आया हूं मैं आपके लिए और मैं आपको बेस्ट बताने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड देन ये वीडियो का पहला पार्ट है और आप ई पाठशाला के चैनल को देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारे कैरिबियन जितने द्वीप थे और ब्राज़ील के जो द्वीप थे उसके आसपास जितनी भी कम्युनिटी उभर के आई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम पूरी तरीके से पूरा अमेरिका का जो नॉर्थ का इलाका है, साउथ का इलाका है, एंड देन उसके बाद जो मिडल में है अमेरिका, उसके बारे में जो उसके टाइम पे वहाँ पे जितने भी कल्चर पैदा हुए थे उनके बारे में समझेंगे आज हम। एंड देन उसके बाद हम एज़टेक एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पेरू के अंदर जो इनका एम्पायर था उनके बारे में पढ़ेंगे और हम फाइनली मायास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ये सारा का सारा कंटेंट हम कवर करेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखिए संस्कृति का टकराव चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसमें सारा का सारा हम 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि इस अवधि में जितने भी यूरोप की कंट्री थी जैसे कि स्पेन और पुर्तगाल, वो कंट्री पूरी तरीके से ऐसे द्वीपों को, ऐसे साम्राज्य को महासागर पार करके ऐसी जगहों को ढूंढ के निकालती है जिनके ऊपर हमारा पूरा बेसिक टॉपिक बना रहेगा। इन लोगों ने सोने चांदी की तलाश में कैसे नए नए द्वीपों को खोजा और खोजने के बाद उन पे अटैक्स करे और अपने साम्राज्य की स्थापना करी। याद रहे पूरा का पूरा यूरोप के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? वो सारी जगहों पे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि महासागर पार करके उन्होंने बहुत ही साहसपूर्ण अभियान चलाए। महासागर दैट मीन्स अटलांटिक ओशन, जिसके बारे में आप अभी देखेंगे आगे, मैं मैप के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। इसमें पहला एक ऐसा व्यक्ति था जो इटली का निवासी था, जिसे हम क्रिस्टोफर कोलंबस बोलते हैं। इसने पहली यात्राएं करी जो यूरोप को पार करके, अटलांटिक महासागर को पार करके इन सारे द्वीपों को खोज के निकालती है और फाइनली वहाँ पे सोना चांदी जैसी चीज़ों के व्यापार करने के लिए ये लोग यहाँ पे आते हैं। तो जिसके बारे में मार्क पोलो ने अपनी बुक के अंदर, यात्रा वृत्तांत के अंदर लिखा भी हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे जिन्होंने नई दुनिया जो है उसको खोज निकाला था और उसे उन्होंने इंडियन कहा था, लेकिन वास्तव में वो इंडियन का हिस्सा नहीं था, ऐसा इन लोगों ने साबित करके दिखाया। तो वो जो संस्कृति जो उन लोगों ने ढूंढ के दिखाई थी दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के अंदर, वो कैरिबियन क्षेत्र के आसपास और ब्राज़ील के आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र जो थे वो उन्होंने बेसिकली ढूंढ के दिखाए थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं, मैक्सिको जो मध्य अमेरिका के आसपास है और उसके एज़टेक्स और माया सभ्यता है और पेरू के अंदर इनका समुदाय भी है और इनकी मतलब हम पूरी तरीके से हिस्ट्री जानेंगे। और याद रहे ये चैप्टर पूरा का पूरा इन्हीं के आसपास घूम रहा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको मैप के साथ समझाऊंगा, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसकी मदद से आपको बहुत आसानी से इस चीज़ को समझने में मदद मिलेगी। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप वीडियोस को देखते हैं आप अपने पास नोट्स बनाने के लिए कॉपी ज़रूर रखिए, ताकि एक एक करके चीज़ों को आप अंडरलाइन करते चलें। या तो आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे सर से पूछनी है, कुछ भी करनी है, ऐसे करके। तो गाइस देखिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि भाई अनेक जनजाति जितनी भी दैट में जितने भी ट्राइब्स थे वो हमारे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के जितने भी आसपास कोस्टल लाइन के आसपास के इलाके थे वहाँ पे हज़ारों वर्षों से रहते थे, 1000 ईयर्स हो गए थे उन्हें रहते रहते।
और एशिया और जितने भी दक्षिणी महासागर के द्वीप थे वहाँ पर लोगों ने जाकर वहाँ पे रहने लग गए थे। अब क्योंकि ब्राज़ील का जो इलाका है जिसे हम दक्षिणी अमेरिका का इलाका बोलते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि ब्राज़ील के अंदर एक अमेज़न नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और वहाँ पे अब क्योंकि नदी है इसलिए वहाँ पे जंगल, पहाड़, पर्वत ये सब ढके हुए थे। दैट इज़ वाई आप बोल सकते थे कि वहाँ पे जंगली जो इलाके हैं वहाँ से होके वो बहती हुई वो नदी जो है मैक्सिको की समुद्र तटी के आसपास जो मतलब कोस्टल लाइन का जो इलाका है वहाँ पे आके मैदानी क्षेत्रों के घने बसे जंगल जो है वहाँ पे आके गिरती है। और यहाँ पे जो गांव हैं उनकी संख्या जो है दूर दूर स्थित है। तो ये सब बेसिकली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक पहला है वो कैरिबियन द्वीप समूह और ब्राज़ील के जन समूह ये है। देखिए मैं आपको मैप की मदद से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको मैप साइड में दिख भी रहे होंगे। मैंने सर्च इंजन में आपके क्या कहते हैं गूगल की मदद ली है जहां से मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट करने की पूरी कोशिश करी है। तो देखिए सबसे पहले कैरिबियन सागर आपको दिखाई दे रहा होगा। कैरिबियन सागर के स्थित बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह होते थे जिन्हें आज की डेट में तो हम बहामास बोलते हैं। वहाँ पर रहते थे ये लोग अरावाकी लुकासियो लोग यहाँ पे रहते थे। अरावाकी लुकासियो जिन्हें अरावाकियंस लुकासियोस बोलते हैं इंग्लिश में, ये लोग यहाँ पे रहते थे। और कुछ और भी इलाके थे जिन्हें हम जैसे हम ग्रेटर एंटिलीज भी बोलते हैं, यहाँ पे भी ये लोग रहते थे। तो ये दो जगह थी जहाँ पे अरावाकी लुकियास जो थे समुदाय, दैट मीन्स यू कैन कॉल देम ट्राइब्स, आप इन्हें ट्राइब्स भी बोल सकते हैं जहाँ पे ये लोग रहते थे। और बेसिकली आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लोग जहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिन्हें हम बहामास भी बोलते हैं। और ग्रेटर एल्टीज के अंदर भी ये लोग रहते थे। और उसी के जस्ट अपोजिट साइड में हम बोल सकते हैं जो लेज़र एल्टीज का इलाका था वहाँ पे रहते थे कैरिब्स नाम के खूंखार कबीले। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। यानी कि जो अरावाकी लुकियास जो थे वो बहुत शांत स्वभाव के थे और जबकि ये जो कैरिब समुदाय के लोग थे वो पूरे खूंखार कबीले थे। दैट मीन्स यू कैन कॉल देम दोनों के दोनों ट्राइब्स हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वेरी इजीली। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जो संस्कृतियों का टकराव हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्फ्रंट्रेशन हो रहा है कल्चर का, एक कल्चर दूसरे कल्चर से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। एक संस्कृति आएगी, दूसरा कल्चर आएगा, वो उसको दबाएगा, वो उसको मारेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजिली करके समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर्स दे सके आंसर्स। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अरावाक्स लोग थे यानी कि अरावाकीज जो लोग थे जिन्हें हम बोलते हैं वो लड़ने की बजाय शांत स्वभाव के थे। आप बोल सकते हैं ये उनकी स्पेशलिटी है। दैट मीन्स दे आर जस्ट लाइक अ पीसफुल पर्सन। वो नाव बनाने के अंदर बहुत अच्छे बहुत अच्छे माने जाते थे क्योंकि शांत स्वभाव के थे और इस वजह से ये अच्छी तरीके से जो बोट होती थी उनको बना लिया करते थे और उसी में बैठ के क्या कहते हैं अपनी जो यात्राएं होती थी वो सब करते थे। अब इनकी जितने भी आप क्वेश्चन आंसर्स में बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर्स में मैंने बताया था अगर आपको चैप्टर क्लियर हो तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, उसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। बहुत बच्चे कमेंट्स में बोल रहे थे कि सर आप बेसिक क्वेश्चंस बताइए पेपर में, तो ये आ सकते हैं नहीं आ सकते। देखिए चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूरा चैप्टर ही समझना होता है। जब भी आप 100 स्कोर कर सकते हैं, 90 स्कोर कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर्स 90 प्लस 100 तक स्कोर तो नहीं गया है, 90 प्लस स्कोर आसानी से गया है हिस्ट्री के अंदर। और बहुत आसान होता है क्योंकि हिस्ट्री समझनी होती है, एक बार समझ लिया आपने और उसके बाद तो क्वेश्चन कैसा भी आए हम उसका आंसर करने के लिए बहुत ईजी तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर उनकी बात करें खाने पीने की तो शिकार और मछलियाँ पकड़ कर ही वो अपना जो लिवलीहुड था वो चलाते थे। यहाँ पे क्रॉन्स जो होते थे मक्का यानी कि वो ये उगाते थे। स्वीट पोटैटो बोल लीजिए और अदर किस्म के जो कंदमूल थे, कसावा था, ये सब ये लोग उगाते थे। तो यू कैन कॉल देम, ये लोग थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर भी किया करते थे। तो बहुत अच्छा है। अरावाक जो लोग थे ये पूरी तरीके से जो बहामास के आसपास के इलाके में रहते थे। तो ये कल्चर है। अब इनकी संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति जो थी मिली जुली टाइप की संस्कृति थी और प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त होता था। इसमें बहुत अच्छा था।
इसमें ये भी था कि जो ये लोग अपने वंश के जितने बुजुर्ग थे उनके साथ संगठित होकर रहते थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि बहु विवाह प्रथा, दैट मीन्स यू कैन कॉल देम आप, यू कैन डू मल्टीपल्स मैरिज एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल। आई डोंट नो ऐसा इन्होंने क्यों किया हुआ था, ऐसा क्यों होता है इनके साथ। दूसरा, जो अरावक लोग थे वो गहने तो पहनते थे, लेकिन अब क्योंकि अरावक्स लोग जो थे इनका बेसिक लोकेशंस आपको पता चल गया होगा कि बहामास कहाँ है, मैंने आपको दिखा भी दिया है क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यूरोप के जो लोग थे, यानी कि इटली बोल लीजिए, उसके बाद आप स्पेन बोल लीजिए, पुर्तगाल बोल लीजिए, पोर्तुगीज जिन्हें बोलते हैं, वो उनकी तरह जो यूरोप वासी थे ना, उनकी तरह सोने को इतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन हाँ, अरावक जो लोग थे वो उसके बदले में जो कांच के मन के टाइप होते हैं ना, जैसे आप बोल सकते हैं कि कांच के छोटे मोटे हीरे टाइप जो वो होते हैं, मतलब बिल्कुल हीरा तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कांच के जो भी बने हुए होते थे उनसे बहुत खुश रहते थे। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो बस कांच के जो बने हुए जो वो होते हैं गहने होते हैं, उनसे काफ़ी अच्छा उनको अच्छा लगता था। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, उसमें सोने में खुश नहीं थे, सोना इन द सेंस गोल्ड में खुश नहीं थे। हाँ, लेकिन उनकी कला की अगर हम बात करें, अगर उनका मतलब उनकी जो स्पेशलिटी की बात करें, तो वो लोग बहुत अच्छे बुनकर थे, वीवर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने हैमक करके एक चीज़ बनाई थी, झूला आप बोल सकते हैं, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बांध दिया जाता है और आप हवा में बस सो रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में सो रहे हैं। तो ये इनकी विशेषता थी, जो यूरोप के लोगों भी काफ़ी अच्छी उन लोगों को पसंद में आई बाद में। तो ये भी है। और इसके बारे में अब देखिए, क्योंकि ये लोग वैसे ही फेस करते थे कैरिब्स लोगों से, ये लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, क्योंकि बातचीत से ही सारा कुछ मामला सलटा लिया करते थे, ठीक कर लिया करते थे। लेकिन उसके ही अपोजिट में आप देखिए, ये संस्कृति बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत एक बोल सकते हैं कि एक मेहमान नवाजी टाइप करने वाली है ये। तो लेकिन जब स्पेन के लोग आते हैं वहाँ से इनकी तरफ में आते हैं, उन्होंने देखा कि हाँ भाई, ये लोग तो गोल्ड्स को इतनी स्पेशलिटी नहीं देते हैं। तो फाइनली होता क्या है, अब अरावक्स जो लोग थे, आपको पता है उनका जो व्यवहार था बहुत ही रिस्पेक्टफुल था। और एक बार हुआ क्या कि स्पेन के कुछ लोग जो थे, स्पेन से, मैंने बताया ना, स्पेन से ही कुछ लोग सोने की तलाश में आए और बहामास के आसपास के इलाकों में आ गए। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई जो ये अरावक जो लोग थे वो पूरी तरीके से मेहमान नवाजी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन स्पेनिश जो लोग थे भैया, वो लोग तो अपने सोने की तलाश में थे ही। तो इसलिए फाइनली लोगों ने क्या करा कि उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूरता, क्रूशल बोल लीजिए आप, क्रूल हो गए उन लोगों के खिलाफ। और उसके बाद उसी के साथ साथ उन्होंने उसका विद्रोह तो किया, परंतु विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। और स्पेनिश जो लोग थे के संपर्क में आने के बाद 25 साल के भीतर ही अरावक्स लोग, उनकी जीवन शैली जो थी सत्यानाश हो गई। तो आप बोल सकते हैं, देखिए मैंने बताया ना आपको पहले से, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को ख़त्म कर रही है। तो ऐसे ही स्पेन के लोगों ने इनको आके 25 साल के अंदर ही ख़त्म कर दिया और पूरी तरीके से उनकी ज़मीनों के अंदर आप बोल सकते हैं ओवरटेकिंग कर ली। सो यू कैन कॉल देम। तो ये संस्कृति ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप ज़रूर करिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अरावक लोग और स्पेन वासियों के बीच में के बीच पाए जाने वाले अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इनमें से वह कौन से अंतरों को आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो ये क्वेश्चन है, आप इन्हें कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये पेपर में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। देखिए, अगर सीबीएसई एनसीईआरटी इन क्वेश्चंस को देती है तो बहुत सोच समझ कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही इस बेसिक टॉपिक के अंदर कवर हुआ है और इनके बारे में हम समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। यू कैन डू इट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो प्लीज़, मैं आपके लिए हूँ हमेशा यहाँ पे। उसके बाद आप दूसरे उस पे आ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं टूपी नाम्बा। नाम भी थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन ये भी एक क्या कहते हैं ट्राइब्स है। अब क्योंकि वो तो बहामास के आसपास के इलाके में थे, लेकिन ये लोग तो दक्षिण अमेरिका में थे। दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी तट है उन पे एक ब्राज़ील नामक पेड़ था, और उसी के ब्राज़ील नामक पेड़ के साथ साथ ये गांव के अंदर रहते थे। और ये ब्राज़ील के अंदर इनका नाम पड़ गया, दैट इज़ वाई आज की डेट में उसको ब्राज़ील ही बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका जो है ब्राज़ील है, आप मैप में भी देख रहे होंगे। और मैंने शुरुआत में ही बता दी थी कि यहाँ पे क्योंकि एक नदी बहती है, वो नदी पूरी तरीके से क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, दैट मीन्स वहाँ पे आसपास घने जंगल थे।
अब ये चाहते तो घने जंगलों को साफ कर सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाया था, दैट इज़ वाई दे डोंट हैव काइंड ऑफ एक्स। तो अब बोल सकते कुल्हाड़ी होती है ना काटने वाली, वो इनके पास नहीं थी, तो इसीलिए इन लोगों ने जंगल का सफाया नहीं कर पाए, और इसकी वजह से ये लोग, हाँ लेकिन इनको फ़ायदा ये हुआ कि भाई अब इनको खेती करने की ज़रूरत होती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे घने जंगल ही इतने होते थे। तो इन लोगों ने क्या करा कि वहीं से चीज़ों से जो फल होते थे, सब्जियाँ होती थी, मछलियाँ होती थी, इनको बहुत ही आसानी से भरपूर मात्रा में मिल जाती थी। हाँ, इनकी स्पेशलिटी ये है कि दे आर जस्ट लाइक ए इंडिपेंडेंस, खुशहाल आज़ादी पर्सन लोग थे, मतलब बोल सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई चर्च नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई राजा नहीं था, उनकी ज़िंदगी पे कोई बंदिश ही नहीं थी। तो इसी वजह से ये लोग बिल्कुल खुश रहते थे। तो इसलिए हमने दो पढ़ ली है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आरावाक्स कैरिब्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो आगे मिलेगा हमें थोड़ा बहुत। और उसके बाद हमने टूपीनामा भी पढ़ लिया। ये याद रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है, और वो पूरा वो बहामास के इलाके में है, जैसे हम ग्रेटर एल्टीज भी बोलते हैं, वहाँ आसपास के इलाकों में रहते थे। आप क्षेत्रफल से कंफ्यूज मत होइएगा बस, और बाकी आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज व्यवस्थाएं, दैट मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम। अब देखिए अरावक्स लोग जो लोग थे वो तो अब समझ सकते हैं छोटा सा ट्राइब था, और उसमें बस ये संस्कृति ऐसी थी कि लोगों का स्वागत करते थे। लेकिन अब भाई जो हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से एक सिस्टम से काम करते थे। यानी कि जो कैरिबियन है और ब्राज़ील के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जितने भी अभी तक हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम एस्टैक एज़टेक के बारे में पढ़ेंगे, हम माया के बारे में पढ़ेंगे, और हम इनका समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे इलाकों में आप बोल सकते हैं कि इनकी जो अर्बनाइजेशन थी ना, कल्चर, अर्बनाइजेशन कल्चर नहीं कि शहरीकृत सभ्यताएं जितनी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इनका आर्किटेक्ट इतना अच्छा था ना, कि आज ही डेट में भी इनके कुछ सबूत हमारे पास बचे हुए हैं कि इन्होंने जब बनाए थे, और वो सही मायने में हिस्ट्री के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में भी, कि हाउ कैन इट पॉसिबल, मतलब इतने बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके इन्होंने कैसे बनाया होगा, जो आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं कर पाती है, लेकिन उन्होंने बनाया उस टाइम पे। तो उनके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे हम उनके बारे में। सबसे पहले है हम, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एज़टेक जिनके बारे में। ये भी एक ट्राइब है। देखिए ये ट्राइब पूरी तरीके से मैक्सिको के ना, इनका एक देवता था जिन्हें हम मैक्सिलिन, इन्होंने लिखा हुआ है मैक्सिली, इनके देवता का नाम है, और इसी की वजह से उस इलाके का नाम बाद में जाके मैक्सिको पड़ा। मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने मैक्सिको को पूरी तरीके से दिखाया है कि इनका पर्टिकुलर क्षेत्र कहाँ था। अब ये जो समुदाय था ना, ये अनेक जनजाति, जितनी बहुत सारी ट्राइब्स थी, उन सबको हराने के बाद इन लोगों ने अपने जो साम्राज्य है उसका इस्टेब्लिशमेंट करा, और फाइनली इन लोगों ने लोगों से जो एक होता है ना टैक्स वसूलना, मतलब एक राजा जो होता है अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए टैक्स वसूलता है लोगों से, सेम टू सेम इन लोगों ने भी ऐसे ही करा। हाँ, इसके अंदर सबसे अच्छी बात आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर आता है कि बताइए जो एज़टेक जो जन समुदाय है उनकी जो ट्राइब्स की विशेषताएं क्या क्या है, तो आप इस पूरे के पूरे पॉइंट्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई ये जैसे कि सोशल हायरार्की वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, कि एक सिस्टम से रोम साम्राज्य काम करता था। वहाँ पे राजा थे, वहाँ पे सैनिक थे, वहाँ पे हमारे सेनेटर्स थे। ऐसी सेम टू सेम इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सेम ऐसा ही यहाँ पे सीरियल वाइज सिस्टम था कि एज़टेक समाज जो था पूरी तरीके से एक श्रेणीबद्ध तरीके से बटा हुआ था। यहाँ पे सरकार थी, सेना थी, और पुरोहित जो थे उनको भी उच्च पद जो होते थे वो मिलते थे। अब यहाँ पे अभिजात वर्ग आप समझ सकते हैं, जिन्हें हमने सेकंड स्टेट कहा था, जिनके पास ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा होता है। वही लोग क्या कहते हैं, उनमें से अपने में से किसी एक बंदे को एक सर्वोच्च नेता चुन लेते हैं, और वही बंदा आजीवन वक्त तक शासन को अपना बनाए रखता है। तो इस हिसाब से काम चलता था। और यहाँ पे जो राजा होता था वो सूर्य का, पृथ्वी व सूरज के देवता का प्रतिनिधित्व माना जाता था। और यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ राजा को ही स्पेशलिटी दी जाती है। वहाँ पे वॉरियर्स होते थे, पुरोहित होते थे, नोबल्स पर्सन्स होते थे, उन सब को सम्मान दिया जाता था। और साथ
साथ साथ में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो व्यापारी थे उनको भी थोड़ा बहुत विशेष अधिकार प्राप्त था। और उसके साथ साथ हम यहाँ बोल सकते हैं जो सरकारी राजदूत थे, एम्बेसडर थे, गवर्नमेंट एम्बेसडर, वो भी एज अ एजेंट गुप्तचर के रूप में सेवा देते थे और काम करते थे। और यहाँ पे साथ साथ जो हमारे चीज़ों को बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, हमारे डॉक्टर्स, फिजिशियंस होते हैं, और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर दिया जाता था। तो अब बोल सकते हैं कि इतना अच्छा सिस्टम यहाँ पे डेवलप था और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक श्रेणीबद्ध तरीके से समाज चलता था। मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है इसीलिए, ताकि बहुत आसानी से आपको इनके बारे में समझ में आ सके। अब क्योंकि यहाँ पे ये देखा गया है जो एज़टेक लोग थे उनका सिस्टम तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उनके पास ज़मीनों की थोड़ी बहुत कमी तो थी, इसलिए आपने देखा कि इन्हें बोलते हैं भूमि उधार। उधार दैट मीन्स रिक्लेमिनेशन, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं जैसे कि एक था ना सऊदी अरब के लोगों ने एक पाम आइलैंड बनाया है ज़मीन के ऊपर ही, सॉरी पानी के ऊपर, वहाँ पे मट्टियाँ भर देते हैं और उस इलाके को नया जन्म दे देते हैं। तो ऐसा ही सेम टू सेम एज़टेक के लोगों ने करा, मतलब इतनी अच्छी प्रणाली जो आज की डेट में बहुत सी कंट्रियों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें होता ये है कि एक सरकंडे टाइप की एक चीज़ें होती है जो पानी में बिछा दी जाती है, पिक्चर के माध्यम से भी आप देख रहे होगे। उसके अंदर उन्होंने क्या करते हैं, थोड़ी मट्टियाँ डाल देते, पत्ते डाल देते और ढकने के बाद वो एक मतलब एक आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल टापू टाइप सा बना देते हैं ये लोग, जिसको इन लोगों ने स्पेशली नाम दिया है, इसका नाम है चिनप्पा। चिनप्पा करके इन्होंने नाम दिया है। और बहुत ही बढ़िया, मतलब ये एक सिस्टम था जहाँ से ये लोग खेती भी कर लेते थे उसके अंदर। तो देख सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल टापू बना देना, कृत्रिम टापू बना देना और उसके अंदर खेती करना, तो मतलब इतना तगड़ा सिस्टम, इतना तगड़ा दिमाग लगाना, ये तो नॉर्मल व्यक्तियों के बस की बात है ही नहीं। तो इस वजह से इनकी जो ज़मीनें होती थी बहुत उपजाऊ भी होती थी, क्योंकि नहरों में ही बनाई जाती थी, तो इसीलिए। हाँ, तो उनकी एक राजधानी भी थी, एज़टेक की राजधानी थी इसे बोलते हैं। एज़टेक की जो राजधानी थी वो टेनटोलियन थी, उनका निर्माण उन्होंने किया था और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर और पिरामिड्स बनाए जाते हैं, और जो राजमहल था वहीं पे, और इतना बड़ा भव्य चीज़ें बनाई जाती थी यहाँ पे, तो बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके लिए उनके सर्वाधिक जो भव्य मंदिर भी थे, युद्ध के देवता और जो सूर्य भगवान थे उनको समर्पित किए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे जो खुद ही राजा जो होता था सूर्य भगवान की तरह एक कंपेयर किया जाता था, तो बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो साम्राज्य है वो आपको पता ही है कैसे टिका हुआ है, पूरी तरीके से मंदिरों और टापू से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग हैं मक्का की खेतियाँ, फले की खेतियाँ, कुम्हाड़ा और कद्दू और कवास, मतलब ऐसी आलू, इन फसलों को उगाते थे। और कहाँ पे उगाते थे, वही उन्हीं कृत्रिम जो टापू होते थे आर्टिफिशियल, वहाँ पे ये लोग इसको क्या कहते हैं बनाए रखते थे। अब क्योंकि जो गरीब लोग थे वो कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलाम के रूप में भेज दिया करते थे, बेच देते थे, लेकिन ये बिक्री जो होती थी वो आमतौर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी, और जो गुलामी होती थी उन्हें फिर से आज़ादी मिल सकती है, उन्हें दोबारा से फ्री किया जा सकता है। तो ये भी एक सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उन जगहों पे जो आर्टिफिशियल जगहें थी जहाँ पे खेत बनाए गए थे उन पे काम भी तो करना है। अब मुझे इस साम्राज्य की सबसे अच्छी बात ये लगी, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारा इंडिया भी थोड़ा बहुत आगे ही है इन चीज़ों के अंदर, वो ये है कि यहाँ पे सभी बच्चों को स्कूली आवश्यकता ज़रूरी थी। जैसे हमारे इंडिया के अंदर केरल जो है अपने एजुकेशन को लेके सबसे आगे है, सेम टू सेम ऐसा एज़टेक जो लोग थे उन्होंने भी अपनी शिक्षा के ऊपर पूरा फोकस करा कि चाहे बच्चा चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन भाई यहाँ पे जो कुलीन वर्ग होंगे उनके बच्चों को काल मेकाक में जो है उनमें भर्ती किया जाएगा, जहाँ पे उन्हें सैनिक अधिकारी और धार्मिक नेता बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, दैट मीन्स पढ़ाया जाएगा। और बाकी जो नॉर्मल बच्चे थे उनको तेपोकाली जो स्कूल है वहाँ पे इनको भेजा जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और गानों के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। लड़कों को सैन्य परीक्षण, खेतों और व्यापार करने के लिए सिखाया जाता था। लड़कियों को घरेलू काम धंधे और कौशल प्रदान करने के लिए सिखाया जाता था। तो देखिए इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे
अब क्योंकि ये कल्चर है और चैप्टर का नाम है संस्कृतों का टकराव, तो यहाँ पे भी तो ये संस्कृति किसी ना किसी से टकराएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 16वीं शताब्दी के अंदर, उसी के कुछ साल के अंदर ही एज़टेक साम्राज्य के अंदर कुछ लक्षण दिखाई दिए, कि लक्षण ये दिखाई दिए कि गिरने वाला है, टूटने वाला है, यहाँ की स्थिति जो है खराब होने वाली थी। तो इसी वजह से यहाँ पे ये केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लग गए, और इन्हीं के अंदर के कुछ लोग जो थे वहाँ पे आए, उनसे विद्रोह करने लग गए, और फाइनली स्पेन के कुछ लोग आते हैं और यहाँ पे अपना नियंत्रण बना लेते हैं। तो वही बता रहा हूँ मैं शुरू से ही कि स्पेनी जो लोग थे, यूरोपियन जो लोग थे, वो अटलांटिक महासागर क्रॉस करके आते हैं और इन्हीं के आसपास के इलाकों के अंदर क्या कहते हैं, इनके इलाकों को जीत लेते हैं और यहाँ पे अपनी संस्कृति को बना लेते हैं। तो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ माया। माया लोग थे, तो ये आपने सुना होगा, माया के लोगों ने एक कैलेंडर पास किया था जिसमें कहा था इन्होंने 2012 के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैलेंडर इन लोगों ने पास क्यों करा था, हमें डराने के लिए या किसके लिए। लेकिन उसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को मिट्टी डालिए, आगे चलते हैं। देखो, मेक्सिको की माया जो संस्कृति थी वो 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के दौरान काफ़ी विकास कर रही थी। उनके पास राजनीतिक शक्तियाँ जो थी, मतलब एज़टेक के लोग तो भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि श्रेणीबद्ध तरीके से बहुत आगे थे। लेकिन माया के लोग उनसे कम तो थे लेकिन पीछे नहीं थे। यहाँ पे मक्का की खेती उनकी स्पेशलिट वो थी कि कोन्स जो होते थे बहुत ज़्यादा उगाते थे। तो ये ज़्यादातर अपने देवताओं को उत्सव के अंदर उगाने के लिए, बोने के लिए, काटने के लिए, सब के अंदर मक्के का इस्तेमाल करते थे। और खेती करने के लिए इनको बहुत कुशल माना जाता था, ये बहुत अच्छा था। इसकी वजह से इनके पास जो बेशुमार खेती होती थी, पैदावार जो थी बहुत अच्छी होती थी। और यहाँ पे इनके शासक वर्ग, पुरोहित और जितने प्रधान थे वो उन्नति संस्कृति के विकास जो थे उनसे मिलजुली संस्कृति को अडॉप्ट करते थे। तो ये भी एक श्रेणीबद्ध तरीके से आप बोल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ये अपनी वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट के अंदर, अपनी एस्ट्रोनॉमी विज्ञान के अंदर, अपनी गणित को लेके, और साथ साथ में चित्रकार लिपि, दैट मीन्स पिक्चरोग्राफी फॉर्म ऑफ राइटिंग, इतना इम्पॉर्टेंट था इनके लिए। मैथ्स में भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छी गणना बताई थी अपने टाइम पीरियड में। इन लोगों ने खगोल शास्त्र को लेके बताया था, इन लोगों ने वास्तुकला को लेके बताया था। तो ये इनकी स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं। तो इनके बारे में सिर्फ इतना था जो मेक्सिको के आसपास के इलाकों में अंदर थे। तो आप समझ सकते हैं एज़टेक के बारे में ज़्यादा पढ़िएगा, उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर। अब देखिए, अभी तक तो हमने मेक्सिको के आसपास के जितने ट्राइब्स थे उनके बारे में पढ़ा। हमने बहामास के बारे में आसपास देखा कि वहाँ पे क्या थे। हमने कैरिब्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा, और कैसे इनके ऊपर हमले हुए बाद में जाके, और उसके बाद फिर ये चले गए। तो ये भी था। लेकिन अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा अलग इसलिए जा रहे हैं पेरू ब्राज़ील के साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर। वहाँ पे भी एक कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी बोल लीजिए, ट्राइब्स बोल लीजिए, उनका भी एक अस्तित्व आता है और वो भी एक जन्म लेते हैं। तो उसके ऊपर ही अब टॉपिक हमारा आगे चलेगा, और ब्राज़ील के आसपास के इलाके में भी ये लोग डेवलप हुए। पेरू एक जगह है, याद रखिएगा, मैप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अंदर इनका जो लोग है, दैट मीन्स एम्पायर जो है, वो अब डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो संस्कृति थी, दैट मीन्स बहुत बड़ी, पेरू के अंदर जो इनका बोल लीजिए या कवेचूज बोल लीजिए, बात एक ही है, याद रखिएगा। मैं अभी इनका संस्कृति ही इस्तेमाल करूँगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, मैंको कपाक जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी राजधानी जो थी क्रुंजुको में स्थापित करी थी। वो मैप में भी आपको दिख रही होगी, उन्होंने वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद 9वें इनका जो साम्राज्य को चलाने वाले व्यक्ति थे वो आए, और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करा, जैसे हर राजा करता ही है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनके वेडोर से लेके चिली तक लगभग 3000 मील तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके
एज़टेक्स के बारे में हमने अभी पढ़ा कि उनकी स्पेशलिटी क्या थी, ऐसे इनकी भी सेम टू सेम स्पेशलिटी है। ठीक है, तो साम्राज्य जो था बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज था। यहाँ पे पूरी तरीके से राजा जो है उनके हाथ में ही शक्तियाँ होती थी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वहीं पर सत्ता जो थी अब सबसे ऊपर है तो उन्हीं के हाथ में ही रहेगी, और यहाँ पे कबीले और जनजातियाँ जो है हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप में मिला लिया था। इनकी अपनी खुद की भाषा थी जिसे कवेचुआ बोलते हैं। कवेचुआ जो है उनको ही बोलनी पड़ती थी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो इनकी आबादी थी आंकड़ों के हिसाब से तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि इनकी आबादी जो थी वो 10 लाख से ज़्यादा थी इस साम्राज्य की। तो अब जिस इलाके के अंदर 10 लाख की आबादी हो, वहाँ पे राजा हो, तो सिंपल सी बात है सिस्टम कैसे काम करेगा वो तो आप समझ सकते हैं। पूरा सिस्टम डेवलप होगा, जैसे आज की डेट में भारत के अंदर सिस्टम डेवलप है, ऐसा ही 10 लाख की जनसंख्या को चलाने के लिए सिस्टम को डेवलप किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये था, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पेरू है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ पे उच्च कोटि के जो भवन थे ना उनका निर्माण हुआ। दैट मीन जितने भी हमारे आर्किटेक्चुरल चीज़ें आप बोल सकते हैं वहाँ पे इनका निर्माण हुआ। इक्वेडोर से लेके चिली तक अपने डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने सड़कें बनाई, बहुत इम्पॉर्टेंट था ये। अब किले बनाने के लिए उस समय पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत ही बारीकी से उन पत्थरों को तराशा जैसे कि तराशना चाहिए। और इन लोगों ने जो टूटकर जो गिरी हुई चट्टानें होती हैं उन चट्टानों से पत्थरों को तराशने के लिए ले जाते थे। तो आप बोल सकते हैं कि जो तराशने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था तो वहाँ पे मेहनत कितनी लगती होगी। मेहनत जो थी आप बोल सकते हैं श्रम प्रधान जो है वो सिस्टम बनाया गया, सुपरवाइजर चीज़ें बनाई गई। यहाँ पे अब खंडर तो थे नहीं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े इन लोगों ने अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए शहरों की स्थापना करी। उन शहरों को जब स्थापित करते थे तो अधिकतम संख्या के अंदर मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि पत्थर तो ऐसा है नहीं कि क्रेन से उठ जाएंगे, वहाँ पे कुछ क्रेन थी नहीं। अब एक एक पत्थर का जो वज़न होता था वो 100 मेट्रिक टन से भी भारी एक एक पत्थर होता था। लेकिन सोचो उन लोगों ने कैसे उनको बनाया होगा। पहिएदार गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, लेकिन ये सारे के सारे काम बहुत ही सावधानी पूर्वक किए जाते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो एज़टेक लोग थे उनके पास तो ज़मीनें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिफिशियल टापू बनाए थे और जिन्हें हम चिंपा बोलते हैं, उन्होंने वहाँ पे टापू पे क्या कहते हैं अपना वो काम चीज़ें उगाते थे। ऐसी सेम टू सेम इनका सभ्यता जो थी उनके पास भी जो कृषि के लिए ज़मीनें थी वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी। इसी वजह से इन लोगों ने क्या करा, पहाड़ी के जो इलाके हैं उनको काट कर वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए और पानी की आने जाने की व्यवस्था जो थी बहुत बढ़िया बना दी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आज की डेट में आप देखते हैं ये फसल जो देखते हैं कैसे उगाई जाती है, सेम टू सेम वहाँ पे भी उस टाइम पे ऐसी खेती की जाती थी, सीढ़ी नुमा खेती की जाती थी। और जो खेती है आज की तुलना में काफ़ी अधिक जो थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती थी। और इस वजह से यहाँ पे जो इंका के लोग हैं वो भी मक्का और आलू ही उगाते थे। तो इन भोजन के श्रम के लिए इन्होंने एक पशु पाला था जिसे हम लामा बोलते हैं। लामा पाला इन लोगों ने। लामा आप बोल सकते हैं एक एनिमल है जिसके लिए ये सामान के ढुलाई के लिए इनका इस्तेमाल किया करते थे। तो देखिए क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है पेरू और एज़टेक की समानताएं बताइए या उनकी उन दोनों में डिफरेंस बताइए क्या क्या है। तो ये आप पेपर के अंदर ज़रूर करिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ खेती में ही अच्छे थे, ये लोग अपनी जो बुनाई थी उसमें भी बहुत अच्छे थे, मिट्टी के बर्तन भी बना लेते थे और बहुत अच्छी कोटि उच्च कोटि के बर्तन बनाते थे। अब इन्होंने क्या कहते हैं एक प्रणाली अपनाई थी, क्योंकि हिसाब किताब लिखने के लिए इनके पास कोई राइटिंग तो नहीं थी। जैसे माया सभ्यता के पास पिक्चोग्राफी फॉर्म ऑफ राइटिंग थी और उसके बाद उनके पास भी अपनी खुद की लैंग्वेज थी, लेकिन इन्होंने हिसाब रखने के लिए एक अलग से प्रणाली बनाई, जैसे ये लोग क्यूपी बोलते हैं।
इस बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक डोरी होती है, उसमें गांठ बांधकर ये जो अपने हिसाब किताब थे उनको लिख के रखती थी। बहुत से विद्वानों का कहना है कि भैया ये जो हिसाब किताब ये धागे में बांध के रखते हैं, ये एक किस्म का इनके लिए कोड साबित होता था, जिसकी वजह से वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का नया सिस्टम जन्म हुआ था। और उसकी वजह से ये लोग आसानी से क्या कहते हैं, बहुत ही आसानी से चीज़ों को डिडक्ट कर लेते थे कि भाई हाँ ये सिस्टम ऐसे है, ये ऐसे, तो ये सब सिस्टम चलता रहता था। अब यहाँ पे इनका साम्राज्य का ढांचा जो था प्राणित नुमा था, जिसका मतलब ये है कि जब एक बार इनका प्रधान पकड़ लिए जाते थे तो उनके शासक की सारी श्रृंखला तोड़ दी जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ। जब स्पेनी सैनिक थे उनके देश पर आक्रमण करने के लिए निश्चय कर लिया था, तो उनके साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। तो एज़टेक और इनका संस्कृति के बारे में कुछ समानताएं थी और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थे। समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन यहाँ पर यूरोप की तरह कुछ लोग जो थे उनके हाथों से संसाधन का निजी स्वामित्व नहीं होता था। तो यहाँ पे पुरोहित और शामियान जो थे समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते थे और दूसरा का दूसरा, मतलब ये सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ यद्यपि भवन भी बनाए जाते थे दोनों के अंदर, तो ये सिमिलैरिटी है। लेकिन सोना और चांदी जो थी दोनों ही जो थे अधिक महत्व नहीं दिया करते थे इन चीज़ों के ऊपर, जबकि स्पेन के लोगों ने इसी मामले में क्या कहते हैं उनके बिल्कुल विपरीत थे ये लोग, स्पेन के लोग। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, या तो स्पेन का और इनका का कंपैरिजन और डिफरेंस पूछ लेंगे, और या तो एज़टेक्स और इनका संस्कृति की समानताएं पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन कैसा भी है, हाँ इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, वो है आपकी ये चीज़, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनका समुदाय के अंदर जो लोगों ने एक शहर जो था जहाज़ को ऊपर, जब इन लोगों ने बहुत टाइम के बाद जब इन लोगों ने देखा कि हाँ यार इन लोगों ने इतनी मेहनत करके एक अलग से टाउन बना दिया, जिसे हम बोलते हैं पिचू बोलते हैं, मचू पिचू नगर जो है इसकी स्थापना कर दी और इतना अच्छा इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करा, तो ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। सो गाइज आज के लिए इतना ही है इस क्लास के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाइनली अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इस चैनल के सपोर्ट के लिए और नॉलेज के लिए बताते रहिए। सो गाइज टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।